टी पास पड़े स्विच बोर्ड के बटन प्रेस करती हैं। एक काफ़ी हाई वोल्ट का करंट उसे लगता है। वो जोर से चीखती उससे पहले ही उसके टीम की एक लड़की आकर उसके मुंह में कपड़ा लगा देती है ताकि बाहर आवाज़ न जाए। उर्मिला को झटके पर झटके लगाए जाते हैं। अगले दिन सुबह का समय था। मिस्री की आंख खुलती है तो देखती है वो अपने बेड पर लेटी है और उसका सिर पारस के सीने पर रखा हुआ है और पारस से ने उसे अपनी बाहों में भर रखा है। मिस्री हल्के से सिर उठाती है तो देखती है पारस सो रहा है। फिर सोचती है कि वो तो झूले पर सो रही थी, फिर यहाँ कैसे। मगर पारस को देख उसे ये तो समझ आ गया था कि वो हो न हो पारस जी ही लाए होंगे। फिर वो धीरे से हल्के से उचक कर उसके गालों पर किस कर लेती है और खुद में मुस्कुराते हुए कहती है, सोते हुए कितने क्यूट लगते हैं, हाय जी करता है इन्हें ऐसे ही देखते जाऊं। फिर उसकी नज़र घड़ी पर जाती है। अभी बस 5 बज रहे थे मगर उसे आज जल्दी उठना था। मेहंदी के फंक्शन में किरण और नीति की हल्दी भी थी तो आज बहुत काम था। वो उठने के लिए धीरे से अपने कमर से पारस के हाथ को हटाने की कोशिश करती है मगर तभी पारस के हाथ उसके कमर पर कस जाते हैं। मिस्री अब सिर उठाकर पारस की तरफ देखती है जो अब हल्के से मुस्कुरा रहा था मगर उसकी आंखें अब भी बंद थी। मिस्री मुस्कुराते हुए, अच्छा जी तो आप जाग रहे थे। पारस अब हल्के से आंख खोल मिस्री को देखते हुए उसको अपने दोनों हाथों से बाहों में और कसते हुए अपनी आंखें बंद करके, हाँ मगर मुझे अभी सोना है। मिस्री कहती है, हाँ तो आप मुझे छोड़िए ना, आप सो जाइए, मुझे बहुत से काम करने हैं आज। पारस कहता है, नहीं। मिस्री कहती है, पारस जी देखिए, माँ क्या सोचेंगी, आज उनकी बेटी की हल्दी है और उनकी बहू देर तक सो रही है। पारस कहता है, सोचने दो। मिस्री अब मुंह बनाकर पारस की तरफ देखती है। फिर पारस हल्के से मुस्कुराकर मिस्री को अपनी बाहों से आज़ाद कर देता है और अपना एक हाथ उसके सिर के नीचे लगा प्यार से कहता है, ठीक है जाओ, मगर फिर मत कहना मैंने सोने नहीं दिया। मिस्री वैसे ही लेटी हुई असमंजस में पारस को देखते हुए, मतलब। पारस अब अपने एक हाथ से मिस्री के गालों को सहलाते हुए उसकी आंखों में देखकर कहता है, क्योंकि शादी होने के बाद तो तुम्हारी सारी रातें मेरी होंगी ना, तो फिर मैं तुम्हें। मिस्री पारस की बात समझ आती है और उसके आगे कहने से पहले ही उसके मुंह पर हाथ रख लेती है और अपनी नज़रें झुका मुस्कुराते हुए कहती है, आप हर बात को गलत डायरेक्शन क्यों दे देते हैं। मिस्री का जो हाथ उसके मुंह पर था उस हाथ पर पारस हल्के से किस कर लेते हैं। मिस्री की आंखें हैरानी से फैल जाती हैं और वो अपना हाथ झट से हटा लेती है। पारस अब मिस्री को इनसे इंटेंस नज़रों से देख रहा था। मिस्री उसकी नज़रों को खुद पर देख वहाँ से तुरंत उठकर चली जाती है। इधर पारस का फ़ोन रिंग करता है। पारस कॉल पर बात करता है। पारस के फेस पर जो अभी स्माइल थी वो अब जलती ज्वाला में बदल जाती है। उसे देख कोई नहीं कह सकता था कि अभी वो पारस मिस्री के सामने था, वही है, उस कॉल पर बात कर रहा था। पारस जल्दी से उठता है और रेडी होकर एक गन जो कवर्ड्स के सीक्रेट लॉकर में रखा था, वो गन लीगल थी, उसने उसे अपने शर्ट के पीछे लगाया और फिर अपना कोट पहना और अपनी कार की चाबी लेकर वहां से निकल गया। मिस्री जब रूम में आती है तब तक पारस जा चुका था। इधर हल्दी के फंक्शन शुरू हो चुके थे। एक साइड नीति और किरण के हल्दी लग रही थी, वहीं दूसरी तरफ मयंक और विशाल की हल्दी लग रही थी। हर जगह चहल पहल थी। तभी विशाल मिस्री को देख कहता है, दी माँ कहीं नजर नहीं आ रही। सावित्री जी कहती हैं, हाँ सुबह से नहीं देखा, जाओ देखो उनके रूम में तो नहीं। मिस्री सावित्री जी से कहती है, हाँ मैं देखती हूँ। मीना आते हुए कहती है, माँ का मैसेज आया था, उनको किसी काम से बाहर जाना था, वो सुबह ही चली गई, मगर उन्होंने कहा है कि वो हल्दी जल्दी आ जाएंगी। मैसेज मिस्टी ने किया था उर्मिला के फ़ोन से। विशाल कहता है, क्या मगर ऐसा क्या काम आ गया जो मेरी हल्दी में नहीं है। किरण धीरे से कहती है, अच्छा है नहीं है, वरना उनको देख देख कर मेरा न जाने कितना खून जल जाता। इससे इसने कल मेरी मिस्री को न जाने क्या कहा था जो इतना डरी थी। अब पूनम जी और सावित्री जी ढोल गाने पर डांस करने लगती हैं। एक एक करके सभी अपनी अपनी परफॉर्मेंस दे रहे थे। नीति की आंखें हल्की नम हो गई। किरण की आंखों में भी आंसू आ चुके थे। मयंक जी विशाल ये देख रहे थे। तभी वो लोगों को कुछ सोचता है और वो म्यूजिक ऑन करवाते हैं। फिर डांस करते हुए
मैं किरण की तरफ हाथ बढ़ाता है और विशाल नीति की तरफ। और गाना कुछ यूँ चलता है। चल प्यार करेगी, किरण कहती है हाँ जी हाँ जी। विशाल कहता है मेरे साथ चलेगी, नीति कहती है ना जी ना जी। विशाल और मैं तू हाँ कर या ना कर, तेरी मर्जी। सोनिए हम तुझको उठा कर ले जाएंगे। फिर दोनों उन दोनों लड़कियों के दुपट्टे पकड़ आगे जाते हुए डोली में उठा कर ले जाएंगे। किरण और नीति एक दूसरे को देखती हैं और अपनी चुनरी को छुड़वा कर नीति सावित्री जी और अमिताभ जी के पास आकर एंड किरण अपने पेरेंट्स के पास आती है। दोनों म्यूजिक के साथ ताल से ताल मिलाकर हम घर में कहीं छुप जाएंगे, फिर अंगूठा दिखाते हुए संग तेरे नहीं हम जाएंगे। विशाल और मैं चल प्यार करेगी, यहाँ सभी नाच गाने में बिजी थे। वहीं दूसरी तरफ एक आदमी अपने घर के अंदर आता है और अपने घर का गेट बंद करता है। उसके एक हाथ में सामान था और दूसरे कान पर फोन, जिसमें वो कह रहा था पारस राजपूत की पूरी फैमिली को चारों तरफ से मैंने घेर लिया है ना। वो अंदर की तरफ बढ़ जाता है। इसके घर में अंधेरा था। वो लाइट्स के स्विच बोर्ड की तरफ हाथ जाता है और फ़ोन पर आगे कहता है तो अब जब तक मैं आऊँगा तब तक तुम सभी बॉडीगार्ड को मार मार के अंदर घुस जाना। और उस मिस्त्री को वो इतना ही कहता है कि सामने सोफे पर उसे कोई बैठा दिखता है और उसके आसपास कई सारे लोग भी थे। अंधेरे की वजह से कुछ क्लियर नहीं था, इसलिए वो साइड के स्विच बोर्ड पर लाइट ऑन करता है तो सामने बैठे व्यक्ति को देख उसके हाथ से सामान नीचे गिर जाते हैं। वो धीरे से कहता है पारस राजपूत। अब आदमी के घर का सामान इधर उधर फैला हुआ था। पारस के सोफे के पीछे मिस्री की, उसके पिता की और प्रभा जी की तस्वीरें थी। पारस के साथ मिस्री की इवेंट वाली तस्वीर भी थी। इसके बाद इवेंट से लेकर कल के हल्दी फंक्शन तक की सभी तस्वीरें थी। मिस्री की तस्वीर पर क्रॉस लगा हुआ था। मैं आपको बता दूं, ये उसी व्यक्ति का घर था जिसकी तस्वीर किरण को पारस ने दिखाई थी और उसके सामने वही शख्स खड़ा था। पारस को वहां देख वो आदमी झटके से अपनी कमर में लगी गन को निकालता है और पारस के सामने लगा देता है। पारस एक तिरछी मुस्कान के साथ कहता है तो तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे इस खिलौने से डर जाऊंगा। वो आदमी अपनी भी अभी भी पारस पर यूं ही बंदूक ताने रखता है। तभी पारस के आसपास खड़े बॉडीगार्ड गुलाटी मारते हुए उस आदमी के सामने आकर उसके हाथ पर रखी बंदूक को छीन लेते हैं। दूसरा बॉडीगार्ड उस आदमी के बैक साइड में नी पर मारता है, जिससे वो आदमी जमीन में घुटनों के बल हो जाता है। तभी तीसरा गार्ड उस आदमी का बाल पकड़ चौथा गार्ड उसके हाथ को रस्सी से बांध देता है। ये सब इतने स्पीड में होता है कि उस आदमी को संभलने का मौका ही नहीं मिलता। पारस अब उस आदमी के सामने आता है और उस आदमी के मुंह को अपने एक हाथ से कसकर पकड़ अपनी अंगुलियां उसके गाड़े पर कहता है तू मिस्री के पास क्यों गया था, क्यों वो तुझसे इतना डरी। वो आदमी अब बस पारस को ही घूर रहा था। पारस पास के टेबल पर रखा नाइफ उठाता है और उसके गले में रख देता है और गुस्से में कहता है तू जानता है ना पारस राजपूत से पंगा कितना भारी पड़ सकता है तेरे लिए। वो आदमी कहता है जानता हूँ, मगर तू भी मुझे नहीं जानता, समझा। तू कितनी कोशिश कर ले उसे बचाने की, उसे मार के रहूँगा। मैं समझा। पारस बॉडीगार्ड्स को देखता है और उस आदमी से थोड़ा दूर जाकर खड़ा हो जाता है तो एक बॉडीगार्ड उस आदमी के मुंह पर जोरदार पंच लगाता है। इस आदमी के मुंह से खून निकलने लगता है। दूसरा बॉडीगार्ड फिर उसको मारता है। ऐसे करके बॉडीगार्ड उसे मारने लगते हैं। पारस अभी वापस अपने सोफा पर बैठने जाता है कि उसकी नज़र एक ब्रेसलेट पर पड़ती है। उसमें लिखा था सिद्धार्थ खन्ना। पारस उसको देख हैरानी से पलटते हुए कहता है तेरा नाम सिद्धार्थ खन्ना है। वो आदमी गुस्से में अपने मुंह से खून साफ करते हुए हाँ है, और मैं किसी को मिस्री को जान से मारना चाहता हूँ। मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए मैं उसे उसके परिवार को नहीं छोड़ूंगा। उसको तो उसकी सज़ा देकर रहूँगा, समझे तुम कितना भी कोशिश कर लो मगर वो मुझसे नहीं बचेगी। पारस गुस्से से कहता है तुम। तभी केके का कॉल आता है। केके कहता है सर, ये लड़का सिद्धार्थ खन्ना है। ये मिस्री मैम के पापा के दोस्त का बेटा है। उसके पिता मिस्री के पिता के साथ। इससे पहले वो कुछ कहता है पारस कॉल कट कर देता है। इधर उर्मिला को इतने झटके लगे थे कि उसके पूरे बाल बिखरे हुए थे। मुंह आंखों के नीचे ब्लैक ब्लैक सा हो गया था। तभी मिस्टी को किसी का कॉल आता है
और वो उर्मिला के मुंह से कपड़ा निकाल देती हैं। उर्मिला कुछ बोलने की कोशिश करती है मगर वो कुछ बोल नहीं पाई। असल में उसमें उसमें इतनी ताकत नहीं बची थी। इधर फंक्शन में सभी नाच गाने के बाद नीति और किरण की हल्दी लग गई थी और वो लोग कुछ देर बाद फ्रेश होकर बाहर आई थी। मिश्री के हाथों में मेहंदी लगने वाली थी कि उर्मिला जी आती हैं। उर्मिला जी पूरी तरह से रेडी थी। उसे देखकर कोई ये नहीं कह सकता था कि सारी रात उसे शौक मिले हों, सिवाय शक्ल पर डर के भाव को देखकर। उर्मिला जी के साथ मिष्टी भी थी, जिसने उर्मिला जी के कमर पर गन लगा रखी थी, ऐसे कि किसी को न दिखे। वो धीरे से कहती हैं, मगर किसी को कुछ भी बताया तो यही जमीन पर मुर्दा दिखोगी। विशाल उर्मिला को देख उसके पास जाकर कहता है, माँ आप कहाँ चली गई थी? मेरी हल्दी के लिए तो रुक सकती थी ना। उर्मिला जी पहले एक नज़र मिष्टी को देखती हैं और फिर कहती हैं, वो तो मैं तो। तभी मिष्टी कहती हैं, हेलो विशाल, वही मुझे लेने आई थी एयरपोर्ट पर। विशाल सोचते हुए, आप मिष्टी? टी प्यार से लोग मुझे मिष्टी कहते हैं और मैं उर्मिला जी उर्मिला आंटी की फ्रेंड की बेटी हूँ। विशाल कहता है, अच्छा तो माँ फ्रेंड की बेटी के लिए बेटे की हल्दी छोड़कर चली गई, ये तो गलत बात है ना माँ। उर्मिला जी कहती हैं, वो मिष्टी पीछे की गन का ट्रैगर पर हाथ लगाते हुए धीरे से, कोई होशियारी नहीं। मिश्री आते हुए, चाची जी आप आ गई। उर्मिला जी कहती हैं, मिश्री को देख। मौका पा करके उसके तरफ बढ़ जाती हैं। मिष्टी अपनी गन अपने दुपट्टे में छुपा लेती हैं। उर्मिला जी कहती हैं, मिश्री तू। तभी अविनाश जी आते हैं। अरे आप सब अभी ऐसे ही बैठे हैं? अरे हमारी मिश्री की मेहंदी है और मैं मेहंदी वालों को ले आया। मिश्री मुस्कुराते हुए अमिताभ जी के पास आकर कहती है, पापा जी आपने सुबह से ना ब्रेकफास्ट किया ना लंच, कहाँ थे आप सुबह से? अमिताभ जी कहते हैं, अरे बेटा मैं तो बस वो पंडित जी से मिलने गया था और फिर रास्ते में ट्रैफिक में फंस गया। तभी मुझे सावित्री जी का कॉल आया कि मेहंदी वाली नहीं आई, तो इन्हें हम खुद लेने चले गए। आखिर मेरी बेटी की शादी है नीति आते हुए। और बेटी की नहीं है पापा, नीति ने आते हुए कहा। अमिताभ जी कहते हैं, हाँ वो भी है, उसके लिए तो स्पेशल गिफ्ट लाया हूँ मैं। नीति कहती है, सच्ची क्या लाए हैं? अमिताभ जी कहते हैं, तेरे लिए एक एक्सपेंसिव मेकअप किट। नीति उसे देखकर उसे हाथों में लेते हुए, वाह थैंक यू अमिताभ जी। अच्छा मिश्री, तेरे लिए ये शगुन की चुनरी लाया हूँ, दुल्हन बनते वक्त तुझे यही पहनना होगा। आज ये चुनरी एक ससुर नहीं एक पिता के तौर पर दे रहा हूँ। ये कहकर वो मिश्री के सिर पर हाथ रख देते हैं। मिश्री उस चुनरी को हाथों में लेती है और उसकी आंखें नम हो जाती हैं। प्रभा जी मिश्री के कंधे पर हाथ रखती हैं तो मिश्री खुद को संभालती है। तभी मयंक इमोशनल माहौल को देख अपने डैड के पास जाकर, डैड आप मेरे लिए कुछ गिफ्ट नहीं लाए? डैड उसके डैडी कहते हैं, क्या लाया हूँ ना। मयंक खुश होते हुए, क्या? मयंक के डैड कहते हैं, तेरे बदमाशियों के किस्से और पारस के भी। अभी कुछ देर वेट कर ले, फिर प्ले करूँगा। ये सुनते ही उर्मिला जी के जैसे होश उड़ जाते हैं। वो घबरा जाती हैं और कहीं जाने लगती हैं। मिष्टी उनके पीछे जाती हैं। इधर मिश्री को मेहंदी लगना शुरू हो जाती है। मिश्री ने मेहंदी पर एक ट्रिक का ड्रेस पहना था और बालों का बन बनाया था। चेहरे के दोनों ओर उसके कर्ल होकर लेट निकली हुई थी और एक काली चोटी थी, बिंदी लगाई थी। हाथों में एक ग्रीन पर्ल वाला कड़ा, दुपट्टे की फ्री छोड़ा था। मिश्री ड्रेस को फैलाकर बैठी थी। मेहंदी वाली मिश्री के हाथों को अपने हाथों में लेती है। मिश्री बैठी थी मेहंदी लगवाने, मगर उसका दिल बस ये कह रहा था कि काश पारस जी भी यही होते। ये सोचकर मिश्री आंखें बंद कर लेती है। नीति आते हुए कहती है, किरण दी मिश्री दी की मेहंदी तो लग रही है, मगर पारस ब्रो कहाँ हैं? बेजी कहते हैं, नीति तुम्हारे पारस ब्रो लगता है ऑफिस के काम से चले गए। पूनम जी कहती हैं, बेजी क्या सच में पारस ऑफिस गया है? सावित्री जी कहती हैं, अरे आज उसे ऑफिस जाने को मना किया था ना। तभी कोई आकर कहता है, मिश्री जो आंखें बंद किए बैठी थी अपनी आंखें खोल देती है और सामने पारस को देखती है। इधर उर्मिला कुछ ढूंढ रही थी। उसकी सीढ़ी वहाँ नहीं थी जहाँ उसने रखी थी। वो जल्दी से अपने कमरे में जाती हैं और सीढ़ी ढूंढती हैं, मगर सीढ़ी कहीं नहीं थी। उर्मिला जी सोचती हैं, कहीं वो सीढ़ी मयंक के डैड तो नहीं पा गए।
वही प्ले करने की सोच रहे हैं। तो पारस मुझे नहीं नहीं, मुझे वो सीडी लेनी होगी। आगे वो सीडी चल गई तो वो पारस, वो मुझे अब फिर उसे रात वाले इलेक्ट्रिक झटके याद आते हैं जो मिस टी ने उसे दिए थे, और उसे याद कर वो थोड़ा चीख जाती है, नहीं नहीं नहीं, मैं दोबारा नहीं, मुझे वो ढूंढनी होगी। और ऐसा सोचते हुए मिष्टी के पास आकर कहती है, तुम मेरी हेल्प हेल्प कर दो, मेरी मेरी एक सीढ़ी ढूंढने में। मिष्टी कहती हैं, नौकर नहीं हूँ, समझी, जाओ खुद करो। उर्मिला जी वहाँ से सीधा फंक्शन की तरफ बढ़ जाती हैं, कुछ भी करके। मगर उनके फेस पर अभी एक खौफ सा था कि पारस अब उसके साथ न जाने क्या करेगा अगर वो सीढ़ी पारस के सामने आई तो। मिष्टी दूर से बस उर्मिला की नौटंकी देख रही थी। उसे बस ये काम था कि उर्मिला किसी को कुछ न बताए कि पारस ने उसके साथ क्या किया। उसके अलावा उर्मिला कुछ भी कर सकती है। बट पारस ने उर्मिला को परमानेंट नहीं छोड़ा था। शायद आज वो किसी अलग ही प्लान में आया था और उस प्लान के लिए शायद उर्मिला का वहाँ होना जरूरी था। बस इसलिए उसने उर्मिला को छुड़वा दिए। पारस आगे आता है। मिसरी मुस्कुराती हुई उसे आते देख रही थी। पारस ने अब ड्रेस चेंज कर ली थी। उसने एक ग्रीन कलर का कुर्ता पजामा पहना था जो मिसरी ने पसंद करके लिया था। पारस मुस्कुराते हुए मिसरी के पास बैठ जाता है। सावित्री जी पारस को देखकर कहती हैं, कहाँ था अब तक? पारस कहता है, वो बस काम में फंस गया था। सुधा जी कहती हैं, बेटा आज मेहंदी है और तुझे तेरी दुल्हन के पास होना चाहिए। आज के दिन काम की क्या ज़रूरत थी? तभी पारस की नज़र आती हुई उर्मिला पर पड़ती है। उसको देख उसके हाथों की मुट्ठी बन जाती है, मगर वो खुद से गुस्से को कंट्रोल कर लेता है और सुधा जी को देखकर कहता है, माँ और बुआ जी, मेहंदी को किसी भी बुरी नज़रों से बचाने के लिए गया था। मिस्री असमंजस में कहती है, नज़रों से बचाने गए थे मतलब? पारस अब मिस्री को देख मुस्कुराते हुए उसके गालों पर हाथ रखकर कहता है, कुछ नहीं। मगर दूर से वेद जी पारस के इस कुछ नहीं का रहस्य जानना चाहते थे। मिष्टी को तो वो पहचान चुके थे, मगर वो उर्मिला के साथ क्यों आई हैं ये बात सिवाय पारस के कोई नहीं बता सकता था। और पारस ने अभी कुछ पूछना उसे ठीक नहीं लगा, इसलिए वो अभी चुप ही थे। इधर तभी केके आता है, साथ में मिताली भी थी। केके आकर कहता है, पारस सर वो काम हो गया है। पारस कहता है, ओके। अब केके और मिताली को देख सबके चेहरे पर हैरानी थी। मिस्री पारस को देखती है। वो पारस से जानना चाहती थी, मगर पारस मेहंदी वाली को देखता है और मिस्री के हाथ देखता है जो अभी मेहंदी वाली के हाथ में था। अभी मिस्री के हाथों में मेहंदी नहीं लगी थी। पारस मिस्री के नज़रों को इग्नोर करके मिस्री के हाथ को मेहंदी वाली के हाथ से ले लेता है। मिस्री जो अभी पारस को ही देख रही थी, अपने हाथों को देखते हुए कहती है, पारस जी आप क्या कर रहे हैं? फिर इधर उधर देखती है। सब लोग उसे देख रहे थे। सबके सामने पारस का उसका यूं हाथ पकड़ने पर वो धीरे से कहती है, पारस जी सब देख रहे हैं। पारस कहता है, तो देखने दो। मैं हंसते हुए, हाँ भाभी अब तो हक है पारस का। किरण कहती है, अब क्या शर्माना जब तेरे हाथ पर उसके उनके नाम की मेहंदी लग रही है तो उसके हाथ पकड़ने से कैसी शर्म? हाँ। मिजरी को किरण का पर गुस्सा आता है। वो मन में कहती है, इसको ज़रूर बोलना है। अरे ऐसे थोड़ी होता है, यहाँ दादाजी हैं, चाचा जी हैं, पापा जी सब बड़े हैं। फिर पारस को देख, और इनको तो कुछ समझ नहीं आता। पारस मिस्री के फेस को देखे समझ चुका था कि मिस्री को अच्छा नहीं लग रहा था, मगर वो इस वक्त मिस्री को तंग करने के इरादे में ही तो बैठा था। वो मिस्री को देख पास पड़ी मेहंदी की कीप लेता है और मिस्री के हाथ में मेहंदी लगाने के लिए हाथ बढ़ाता है। अब क्या था मिस्री, ये पहले पारस को फिर सबको देखती है। कुछ हैरानी वाले रिएक्शन तो इस वक्त बाकी सबके भी चेहरे पर थे। आखिर पारस ये भी कर सकता है, वो भी बिना किसी के फोर्स किए। पूनम नीति से कहती हैं, नीति ये सच में पारस ही है ना? नीति कहती है, हाँ दी, ये ब्रो नहीं हो सकते, रुके मैं देख कर आती हूँ। वो पारस के पास आकर थोड़ा झुक कर अपने कमर पर हाथ रख एक देखते हुए कहती है, ब्रो ये आप ही हैं ना? पारस अब नीति को घूरता है और कहता है, हो गया तेरा। नीति पारस की नज़रों से खुद को बचाते हुए बेजी के पास जाकर कहती है, जिक्स देखिए तो कैसे घूर रहे हैं। बेजी कहते हैं, पारस ये तुम मेहंदी वाली कब से बन गए? पूनम कहती हैं, माँ आपको याद है पारस जब छोटा था तो क्या करता था?
सावित्री जी हंसते हुए, हाँ अच्छे से याद है। उसने कहा था कि मेहंदी लगाना एक वेस्ट ऑफ टाइम है और पारस राजपूत कभी टाइम वेस्ट करने वालों से बात नहीं करता और वो तुम दोनों को मेहंदी लगाने से मना करता था और कहता था पढ़ाई करो। मेहंदी में कुछ नहीं रखा, बस हाथ में कलर ही तो लगाना होता है। मिश्री सावित्री जी की इस बात पर पारस को देखती है। पारस अब भी कुछ सोच रहा था मेहंदी को देखते हुए। तभी मयंक की माँ कहती हैं, तुमने सही कहा। सावित्री पारस को तो मेहंदी पसंद नहीं थी, फिर आज क्या हो गया। पूनम अब पारस को देखती हैं, जब तक जो बैठा था अब वो मिश्री के हाथों के बीचों बीच कुछ बनाने लगता है। मिश्री पारस को देखती है। सब पारस के हाथों के रुकने का वेट कर रहे थे। सबको क्यूरियोसिटी थी कि आखिर पारस बना क्या रहा है। पारस कुछ देर बाद मेहंदी लगाते हुए अपने हाथ रोकता है और कहता है, अपने प्यार के रंग से तुझे रंगना चाहते हैं, बस इसलिए अपना नाम तेरे हाथों में लिखते हैं। मिश्री जिसकी नज़र इस वक्त अपने हाथ पर लिखे पारस के नाम पर थी, वो पारस के ये लाइन सुनकर उसे देखती है। किरण और बाकी सब लोग क्लैपिंग कर होटिंग करने लगते हैं। पारस ने आखिर लाइन की इतनी अच्छी बोली ही थी। तभी किरण मिश्री के पास आकर, मिश्री तो क्यों चुप है, जवाब दे। नीति और पूनम एक साथ हमारे भाई को कोई नहीं हरा सकता। किरण और बीना कहती हैं, मिश्री अब तो हो ही जाए। विशाल कहता है, हाँ दी प्लीज आगे बोलिए, दिखा दीजिए कि अब भी किसी से कम नहीं। सभी बड़े बैठे बच्चों की इस नोक झोंक को देख रहे थे, मगर उर्मिला बस थर थर काँप रही थी। उसके दिल में बस एक ही सवाल था, सीटी कहाँ गई। पारस जिसके हाथ में मिश्री का हाथ अब भी था, वो हल्के से उसे दबा देता है और शरारती मुस्कान के साथ कहता है, बोलो, तुम तो शब्दों से जादू करती हो ना। मुझे पता है तुम शायरी लिखती हो। अब मिश्री हैरानी से पारस को देखती है, क्योंकि वो शायरी सिर्फ और अपनी डायरी में लिखती है और उसकी ये बात सिवाय प्रभा जी, किरण के अलावा कोई नहीं जानता था। वो किरण की तरफ देखती है। किरण कहती है, नहीं मैंने तो नहीं बताया। पारस मिश्री के फेस को अपनी तरफ करते हुए, क्यों, शब्दों का खजाना खत्म। मिश्री अब मुस्कुराते हुए, नहीं, वो कुछ सोच कर कहती है, तेरे प्यार के रंग में तो कब से रंगे हैं। अब इस नाम के लिख जाने से हम जन्म जन्म के लिए तेरे हुए हैं। तेरे प्यार का रंग इस मेहंदी पर इतना गहरा आएगा, जानते हैं। इसका नूर मेरे चेहरे पर आपको अभी से नजर आएगा। जन्म चाहे ये पहला हो या आखिरी, हमें है यकीन कि अगर हुआ जो दोबारा जन्म तो हर जन्म में सिर्फ मेरे लिए आएगा। पारस मिश्री के इस बात पर के झपका हाँ कह देता है। पारस कहता है, जन्मों जन्म से हम तो तेरे ही बने हैं, तभी तो मेरे हर रास्ते तुझसे जुड़े हैं। जब नहीं पहचान तुझसे तब भी तेरे बने थे, और अब प्यार के बंधन से अब हम हर रिश्ते से तेरे हैं। मिश्री मुस्कुरा देती है। नीति उत्सुकता से पारस के बगल में आकर बैठते हुए, ब्रो क्या रिप्लाई दिया है। मिश्री अब कुछ सोचती है और कहती है, बंधन तो जुड़ ही गए हैं, रास्ते भी जुड़ ही गए हैं। रास्ते भी जुड़ ही गए हैं, खुद को इसलिए तो अपना सब कुछ तुझ पर हार गए हैं। पारस कहता है, प्यार में हार जीत की बात नहीं करते हैं। प्यार में तो फूलों के हार को भी लोग जयमाला कहे हैं। अब तो मयंक, वाह भाई क्या बात है। चलो भाभी अब बताइए आगे क्या कहना है। मिश्री अब मुस्कुरा कर शिकायत करते हुए पारस को देखती है और कहती है, जब हार और जीत से प्यार के रिश्ते नहीं जुड़े हैं तो आप क्यों आज इस महफिल में हमें हराने को खड़े हैं। पारस अब कुछ नहीं बोलता। तो नीति, पूनम बेजी सभी कहते हैं, ये क्या मिश्री, ये गलत बात। तुमने तो हमें हराने के लिए पारस को चुप चुप करवाया है। नीति कहती है, हाँ भाभी, दैट नॉट फेयर। मैं कहता है, पारस ब्रो ये गलत है। पारस कहता है, जिस पर हारे हैं दिल तो उससे जीतने की क्यों लड़ाई, इसलिए अब हम तो बस चुप ही रहेंगे मेरे भाई। मिश्री मुस्कुरा देती है। पारस ने हार कर भी सब जीत लिया। कुछ देर सभी अपने कामों में नाच गाने में बिजी हो जाते हैं और पारस मेहंदी वालों को मिश्री का हाथ देकर ये कहकर चला गया था, उसके हाथों में कि मेहंदी सबसे बेस्ट होनी चाहिए। उर्मिला जी मयंक के डैड के पास जाती हैं और कहती हैं, उनसे बातों बातों में ये पता कर चुकी थी कि मयंक के डैड ने सीडी जॉन को दे दी है। इसलिए उर्मिला जॉन के पास जाती हैं, मगर उसे जॉन कहीं नहीं मिलता। इधर के पारस के कमरे में था। के पारस के सर सिद्धार्थ के भेजे हुए सभी आदमियों के
को हमारे गार्ड पहले ही पकड़ चुके थे, सो अब उसका कोई खतरा नहीं था और सिद्धार्थ अब भी हमारी टीम के कब्जे में। मगर सर, आप जिस सिद्धार्थ खन्ना को अब तक ढूंढ रहे थे ये वही है, तो आप उसे ऐसे क्यों पिटवा रहे हैं? पारस गुस्से में कहता है, क्योंकि उसने जो किया उसकी सज़ा उसे मिलेगी। मेरी मिस्री को दर्द दिया उसने, उस पर झूठा इल्ज़ाम लगवाए, उसे जेल के अंदर डलवाया और उस पर। ये कहते कहते वो शांत हो गया। के कहता है, मगर सर, फिर पहले आप क्यों? पारस कहता है, पहले मैं उसकी हेल्प करने के लिए उसे ढूंढ रहा था। मिस्री के पिता की फैक्ट्री और कंपनी से जुड़े सभी मेंबर को मैं उनके पैसे वापस कर चुका था, जिससे मिस्री के पिता पर जितने लोगों का कर्ज था वो सब अब खत्म हो चुका था। एक मिस्री के पिता के दोस्त ही थे जो उनके बिजनेस पार्टनर थे, उनका पैसा देना बाकी था। के कहता है, और हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि वो फैक्ट्री जलने की वजह से उसमें मारे गए थे। पारस कहता है, हाँ, सिद्धार्थ खन्ना उनका ही बेटा है। के चेहरे पर एक हैरानी थी। के कहता है, तो सर, उसने मिस्री मैम को? पारस कहता है, वो इसी चीज़ का बदला लेना चाहता था मिस्री से, बस इसलिए उसने कुछ महीने पहले। फ्लैशबैक स्टार्ट। मिस्री को शादी के 6 महीने पहले जब उसकी राकेश से सगाई होने वाली थी, तब जब मिस्री कॉलेज से घर वापस आ रही थी, तब उसे एक कॉल आया कि उसकी माँ का एक्सीडेंट हो गया है और उन्हें एक हॉस्पिटल लेके गए हैं। मिस्री के तो जैसे पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो भागते हुए हॉस्पिटल के गेट पर एक आदमी उसे मिलता है और कहता है, आप मिस्री हो? मिस्री, हाँ। वो आदमी कहता है, आपकी माँ हॉस्पिटल आई थी, मगर अब उन्हें एक आदमी अपने साथ ले गया है। मिस्री घबराई हुई थी और कहती है, वो उन्हें कहाँ ले गए हैं? वो आदमी, चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ। मिस्री का दिमाग उस वक्त काम करना बंद कर चुका था। वो उस आदमी के साथ चली गई, मगर उसे रास्ते में ही उस आदमी ने बेहोश कर दिया था और उसे एक रेड लाइट एरिया में ले गया था उसे बेचने के लिए। मगर ये मिस्री की खुशकिस्मती थी या बदकिस्मती की, वहाँ छापा पड़ गया और पुलिस मिस्री को पकड़ ले गई। मिस्री के जेल पहुँचते ही किरण वहाँ पहुँच गई, क्योंकि मिस्री ने हॉस्पिटल जाते वक्त किरण को मैसेज कर दिया था। किरण हॉस्पिटल पहुँच ऑटो से उतर ही रही थी कि उसने देखा कि मिस्री किसी के साथ जा रही है। उसने मिस्री को कॉल किया, मगर मिस्री ने फ़ोन को बैटरी डेड हो चुकी थी। किरण मिस्री की ऑटो के पीछे गई, मगर अचानक ऑटो उसकी नज़रों से ओझल हो गया। किरण वहीं खड़ी रही और पवन जी को कॉल करके सब बताया। पवन जी ने उसे पुलिस स्टेशन में मिलने को कहा, क्योंकि उन्हें मिस्री के लिए डर लग रहा था, क्योंकि प्रभा जी तो घर आ चुकी थी और पवन जी को उनसे पता चला कि प्रभा जी का फ़ोन किसी ने चोरी कर लिया मार्केट में। पवन जी को अब डर लग रहा था। उन्होंने किसी को ये बात नहीं बताई और प्रभा जी से भी कहा कि जब तक मिस्री घर ना आ जाए किसी को कुछ न कहे। तभी किरण पुलिस स्टेशन पहुंची। मिस्री को वहां बैठा देख उसने मिस्री के पास जाना चाहा, मगर सिद्धार्थ खन्ना यानी वहां के पुलिस ऑफिसर ने उसे मिलने नहीं दिया और कहा कि ये रेड लाइट एरिया में काम करने वाली लड़की है और उसने मिस्री के लिए कई गंदे शब्दों का यूज किया। मिस्री का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था और उस डायरेक्टर ने मिस्री को जिस जेल में रखा था, वहाँ बैठी औरतों ने मिस्री के साथ काफ़ी बदतमीजी की। मिस्री वहाँ के माहौल से काफ़ी सहम चुकी थी। किरण मिस्री से मिलना चाहती थी, मगर नहीं मिल पा रही थी। पवन जी जब किरण ने सब पर इन्फॉर्म किया, तो वो प्रभा जी के साथ वहाँ पहुँचे। सिद्धार्थ खन्ना ने कहा कि वो मिस्री के किसी को भी मिलने नहीं देंगे। वहाँ के लेडी कांस्टेबल ने मिस्री को काफ़ी टॉर्चर किया। पवन जी अब बहुत परेशान थे। तभी किरण के दिमाग में शक स्ट्राइक करता है और वो किसी से कॉल पर बात करती है। देखो, मैं जानती हूँ तुम मिस्री की हेल्प ज़रूर करोगी। देखो, जानती हूँ तुम अपनी फैमिली में बिजी हो, मगर इस वक्त मिस्री को तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। तुम्हारे हस्बैंड काफ़ी रिच है और मैं ये भी जानती हूँ उनके काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे। देख, मिस्री की हेल्प कर दें। इधर से आवाज़ आती है, किरण शांत हो जा। हुआ क्या है? मिस्री को ये बता, और मिस्री की मैं क्या हेल्प कर सकती हूँ? किरण कहती है, सीमा देख, मिस्री एक मुसीबत में फंस गई है। उसे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। सीमा कहती है, क्या, पर क्यों? किरण उसे सब बताती है। सीमा कहती है, मिस्री से बात करवा मेरी। किरण कहती है, इंस्पेक्टर मिलने नहीं दे रहा, तू कुछ कर प्लीज़। सीमा कहती है, ठीक है, मैं बात करती हूँ अपने पति से और देखती हूँ क्या हो सकता है।
सीमा परेशान होते हुए राघव यानी अपने हस्बैंड के पास पहुंचती है और कहती है, राघव तुम्हें मेरी फ्रेंड की हेल्प करनी होगी। राघव जी जो इस वक्त किसी से बात कर रहा था, फ़ोन को हाथ में लेकर कहता है, सीमा देखो ना, मैं अभी कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कस कर रहा हूँ, इसलिए तुम प्लीज़ बाद में बात करना। सीमा जो काफ़ी परेशान थी वो राघव के हाथ से फ़ोन लेकर कहती है, राघव देखो तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, वो लड़की मुसीबत में है, उसको उसकी फैमिली ने वैसे ही बहुत दुख दिए हैं और अब ये झूठा इल्ज़ाम लगा है उस पर, आपको कुछ करना होगा। राघव कहता है, पर सीमा मैं क्या कर सकता हूँ। सीमा कहती है, देखिए अगर उसकी मदद नहीं की तो वो लड़की जीते जी मर जाएगी, अगर उसको इस झूठ इल्ज़ाम के लिए कोर्ट ले जाया गया तो उसकी माँ वो तो जान ही दे देंगी। पहले ही वो लोग बहुत मुसीबत में हैं उसके पिता की वजह से, उसके पिता उसे छोड़कर जा चुके हैं दुनिया से। और अब फिर कुछ देर रुक कर कहती है, देखो राघव वो लड़की बहुत मासूम है, उसको बचा लो प्लीज़। तभी उधर से फ़ोन पर आवाज़ आती है, हेलो। सीमा फ़ोन की तरफ देखती है, राघव सीमा से फ़ोन पर ले लेता है और कान पर लगा कर कहता है, सॉरी पारस, वो मैं तुम्हें, पारस मुझे अपनी वाइफ से बात करवाओ। राघव कहता है, पारस। पारस कहता है, जितना कहा जाए उतना करो। राघव सीमा को फ़ोन देता है, सीमा फ़ोन लेती है। उस लड़की को किस पुलिस स्टेशन में रखा गया है, सीमा उसे पारस को एड्रेस बताती है। अच्छा आप लोगों को याद आया, राघव और सीमा कौन हैं, ये वही हैं जिसकी पार्टी में मैक और पारस ने डांस किया था, मिस्री की वो फ्रेंड्स। सीमा याद आई क्या आपको। इधर किरण, पवन जी, प्रभा जी बहुत परेशान थे। सीमा किरण को कॉल करके बोलती है, कुछ देर में मिस्री आज़ाद हो जाएगी, उसने बात कर ली है। इधर पारस केके से कहता है, उस लड़की का पता लगाओ और उसको आज़ाद करने और एक लड़की को बिना किसी जुर्म के अरेस्ट करने के लिए उस ऑफिसर को सस्पेंड करना होगा। मिस्री आज़ाद हो जाती है, सिद्धार्थ को सस्पेंड कर दिया जाता है। वो दिन मिस्री के ज़िंदगी का सबसे बुरा दिन था। मिस्री प्रभा जी के पास आते ही रोने लगती है और उनको गले लगा कर कहती है, क्यों माँ, मेरी ज़िंदगी में ही इतने दर्द इतने दुख क्यों लिखे हैं। जब सोचती हूँ आज का दिन अच्छा होगा, आज का दिन कल से बेटर होगा, मगर नहीं, किस्मत कहाँ मेरी सुनती है। प्रभा जी कहती हैं, मिस्री को गले लगा रोने लगती हैं। मिस्री को पवन जी अपने घर लेकर आते हैं। मिस्री को प्रभा जी समझाती हैं कि वो इस बारे में चाची को न बताए, इनफैक्ट वो किसी को भी न बताए, वरना उसकी चाची उसकी ज़िंदगी को और जहन्नुम बना देंगी। मिस्री रोते हुए उसने हाँ कर देती हैं। तभी विशाल के कॉल आने पर किरण प्रभा जी को घर भेज देती हैं और कहती हैं, विशाल बाकी सबको ये कहे कि मिस्री किरण की पढ़ाई में मिस्री मदद के लिए आज वहीं रुकेगी। प्रभा जी चली जाती हैं। सारी रात मिस्री रोती रहती है और किरण को बताती है कि ये सब उस इंस्पेक्टर की चाल थी और उस इंस्पेक्टर ने ही बताया था कि वो मिस्री से उसके पिता की मौत का बदला ले रहा है और उसको उस जगह तक पहुंचाने में उसी का हाथ था। किरण उससे कहती है, तो फिर उसे उसके खिलाफ कंप्लेंट करना चाहिए, वो कैसे तुम्हें फंसा सकता है। मिस्री कहती है, नहीं तू ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो पापा का नाम जो खराब हुआ है, जिसकी बातें अब तक चल रही हैं, मेरे पापा इस पर इसके दोस्त के मौत का इल्ज़ाम भी लग जाएगा। मैं नहीं चाहती कि ऐसा हो, और वैसे हुए तो उस आदमी से हम नहीं लड़ सकते। जो इंसान मुझे झूठे इल्ज़ाम में फंसा सकता है वो मेरे पिता को कातिल भी साबित कर सकता है। किरण कहती है, पर मिस्री कहती है, नहीं, अब तो मेरी कसम खा कि तू इस सिद्धार्थ का जिक्र करेगी और न तो इसके बारे में कभी सोचेगी। देख मेरी किस्मत में जो लिखा था हो गया, मगर अब और कुछ मैं नहीं झेल सकती। किरण मिस्री से वादा करती है। इधर सिद्धार्थ ने ये कसम खाई कि वो मिस्री को मार कर रहेगा। फ्लैशबैक एंड केके कहता है, सर तो मिस्री मैम के पिता की वजह से ही। पारस कहता है, नहीं, मिस्री के पिता ने कुछ नहीं किया, वो तो और जिसने किया था वो आज सामने आएगा।